वेलकम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। कल हमने इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था वेव की टाइप्स, यानी कि इसमें हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? हाँ, चलो। तो मैंने आपको ट्रांसवर्स वेव पढ़ाई थी और ट्रांसवर्स वेव में हमने एक ही पॉइंट पढ़ा था, सिर्फ क्या? वेवलेंथ। और वेवलेंथ के बारे में फिर मैंने आपको बताया था वेवलेंथ क्या होती है। और मैंने ये पढ़ाया था कि किसी भी साउंड की लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है। ये एमसीक्यू पेपर में आता है कि लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड। और एम्पलीट्यूड क्या होता है मैंने आपको ये पढ़ा दिया था। अब मैं आपको नई चीज पढ़ाने जा रहा हूं, देखिए, सुनते जाइए गौर से। मैं यहां पे एक वेव बना रहा हूं, ये बना दी एक वेव यहां पे। आप बोल रहे थे सर स्लाइड जरा कम यूज करो, तो लो आपको मैंने खुश कर दिया, आज कोई स्लाइड नहीं बनाई है, आज मैं हाथ से लिख रहा हूं। अब इसमें देख रहा ना, मैं 1 घंटा पढ़ाऊंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, बट इसमें प्रोडक्टिविटी कम निकलती है। एक स्लाइड ये बना दी और दूसरी स्लाइड मैंने स्लाइड नहीं, सॉरी, एक वेव वो बना दी और दूसरी वेव ये बना दी। ठीक है ना? गौर से सुनना, मैं आपको ये बनाते बनाते एक बात भी बनाने जा रहा हूं। अगर मैं चाहता तो मैं आपको यहां पे लिख देता कि मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं। वो होता है रटवाना चीजों को। मैं पहले यहाँ पे ढेर सारी चीजें बनाऊंगा और हम सब लोग मिलके एक ऑब्जर्वेशन करेंगे, और ऑब्जर्वेशन के बाद जो चीज हमें पता चलेगी वो हमारे लिए एक फैक्ट बन जाएगी। यही होती है साइंस। साइंस का मतलब ही होता है पहले चीजों को ऑब्जर्व करना और फिर उनसे सीखना। देखो, एक वेव बना दी मैंने ये वाली, दूसरी वेव बना दी मैंने ये वाली, तीसरी वेव बना दी मैंने ये वाली। इस वेव का ये मैंने बना दिया मीन पोजीशन, इस वेव का ये मैंने बना दिया मीन पोजीशन, इस वेव का ये मैंने बना दिया मीन पोजीशन। ठीक है ना? आधा ही बनाया, बाकी बनाते रहना। अब आप मुझे ये बताओ पहली वेव का वेवलेंथ कितना है? इस वाली वेव की वेवलेंथ कितनी है? यहां से लेके आधी साइकिल होगी ये, और फिर यहां से लेके यहां तक आधी साइकिल होगी ये, यानी कि ये हो गई एक वेवलेंथ। और वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीक लेटर लेमडा के साथ, ये होगी एक वेवलेंथ। ठीक है, अब सुनना ज्ञान की बात। जितनी देर में इसकी हमने बनाई एक वेवलेंथ, यानी कि इतना ये है, अब इसकी वेवलेंथ कहां से शुरू होती है? यहां से लेके आधा ये, और यहां से लेके आधा ये, और फिर यहां से लेके, तो आधा हो गया ये और आधा हो गया ये, यानी कि इतनी देर में इसकी एक वेवलेंथ है, ऊपर वाले की एक वेवलेंथ। उतनी ही देर में नीचे वाले की कितनी वेवलेंथ है? यहां से लेके यहां तक, यानी कि यहां बन रही है एक वेव, यहां बन रही है दो वेव्स। और अगर हम बात करें इतने ही डिस्टेंस पे नीचे, देखो, एक वेव बन गई ये, एक वेव बन गई ये दो, और एक वेव बन गई ये तीन। तीन वेव्स बन गई, यानी कि यहां पे बन गई एक वेव, यहां बन गई दो, यहां पे बन गई कितनी? तीन वेव्स। अब आप मुझे ये बताओ ज्यादा वेव्स किस में बनी? मैं जरा कलर अलग लेता हूं ताकि हम्म, ये हम्म। अब आप मुझे बताओ ज्यादा वेव्स किस में बनी? इसमें बनी एक वेव, इसमें बनी दो वेव्स, और इसमें बनी तीन वेव्स। तो नंबर ऑफ वेव्स किसमें ज्यादा हुई? तीसरे वाले केस में, है ना? इसमें ज्यादा वेव्स बनी। तो जब नंबर ऑफ वेव ज्यादा बनी तो वेव लेंथ देखो कितनी है? इतनी। यानी कि इसकी वेवलेंथ इतनी है, इसकी वेवलेंथ इतनी है, और इसकी वेवलेंथ इतनी है। ज्यादा वेवलेंथ किसकी है? सबसे बड़ी वेवलेंथ इसकी, उससे कम इसकी, उससे कम इसकी। अब ज्यादा वेव्स किसमें बनी? इसमें।
तो 1 सेकंड में जितनी वेव्स बनती हैं उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। अब याद करो वो दिन, मुझे सारी चीजें पता है, मैंने कहां-कहां पे क्या-क्या जगह छुड़वाई हुई है। जब मैंने आपको फिजिक्स में पढ़ाया था डिस्पर्शन, तब मैंने आपको पढ़ाया था रेड कलर हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड लीस्ट फ्रीक्वेंसी, एंड वायलेट कलर के बारे में हमने पढ़ा था, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है और वेवलेंथ कम होती है। तब मैंने आपको बोला था जब हम वेव पढ़ेंगे तब अच्छे से पढ़ाएंगे। अब मुझे आप बताओ, पहले केस में वेवलेंथ क्या है? पहले केस में वेवलेंथ है ज्यादा, यानी कि वेवलेंथ बड़ी है। आप मुझे बताओ फ्रीक्वेंसी कितनी है? तो फ्रीक्वेंसी है 1। यहां पे दूसरे वाले केस में देखो, वेवलेंथ कितनी है? इससे थोड़ी सारी कम, यानी कि वेवलेंथ है कम, 2 है, यानी कि इतनी वेवलेंथ है। फ्रीक्वेंसी कितनी है यहां पे? 2, यानी कि 2 वेव्स बनी। यहां पे देखो वेवलेंथ क्या है? बहुत कम, यानी कि लीस्ट। और फ्रीक्वेंसी कितनी यहां पे देखो ना, 1 वेव, 2 वेव, 3 वेव्स बनी। तो अब देखो, जब वेवलेंथ होगी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी होगी कम। वेवलेंथ कम तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, वेवलेंथ और कम तो फ्रीक्वेंसी और ज्यादा। ठीक है, यहां तक पता चल गया आपको? अब फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या होती है? तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ साइकिल्स पर। यहां तक समझ आ गया आपको? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। अब ये तो साइंस की डेफिनेशन है, अब मैं आपको लेमैन आइडिया बताता हूं। आप 1 सेकंड में कितना काम करते हो तो वो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? तो एसआई यूनिट होता है फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज, HERTZ। ये एक साइंटिस्ट था हेनरी हर्ट्ज, उसने पहली बार ये कंसेप्ट दिया था, इसलिए फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट होता है क्या? हर्ट्ज। इतनी बात पता चल गई आपको? अब चलते हैं हम आगे और ज्ञान की बातें करते हैं। देखो अब यहां पे लिखो नोट। कल मैंने आपको पढ़ाया था वेवलेंथ, और वेवलेंथ के बाद हमने वेवलेंथ का नोट लिखा था। आज हमने पढ़ी फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी के बाद फ्रीक्वेंसी का नोट याद रखेंगे। तो लिखिए नोट नंबर, कल अगर मुझे याद नहीं है कल वो नोट नंबर क्या था, अगर कल वो नोट नंबर 2 था तो I3 लिखो, अगर कल वो 1 था तो I2 लिखो, फ्रीक्वेंसी। और यहां पे लिखो क्या? पिच, PITCH, या शार्पनेस। अब पिच या शार्पनेस का क्या मतलब होता है? आवाज का बारीक होना। पिच या शार्पनेस का क्या मतलब होता है? आवाज का बारीक होना, बारीक आवाज। तो नोट नंबर 2 क्या हो गया? पिच या शार्पनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है? ये डायरेक्ट मैं एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन बता रहा हूं। डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है वो? फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है ना? जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतनी पिच ज्यादा होगी, या जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतनी शार्पनेस ज्यादा होगी। ये तो मैंने आपको साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया। अब इसी बात को मैं लेमैन आइडिया बताता हूं। देखो, लेडीज की वॉइस की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, लेडीज की वॉइस की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ज्यादा। छोटा बच्चा हो, चाइल्ड, बच्चे की आवाज की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ज्यादा। तभी लेडीज की वॉइस होती है बारीक, शार्प होती है। बच्चे की आवाज भी क्या होती है? बारीक, शार्प होती है। एज कंपेयर टू दीज, मैन की आवाज क्या होती है? उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कम। इसी वजह से मैन की आवाज क्या होती है? भारी होती है, हैवी, हैवी साउंड होती है। ठीक है। उसके बाद बहुत बार पेपर में आया है कि कैसा कैसा सवाल आया, सुनिए। क्वेश्चन नंबर 1, पिच या शार्पनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन, मैं रिवाइज करा देता हूं आपको। पिच या शार्पनेस ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे। कल पढ़ाया था वेवलेंथ, ना आई एम सॉरी, कल पढ़ाया था, हाँ, लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ। आज हमने पढ़ा फ्रीक्वेंसी क्या होती है,
और ये मैंने आपको ये देखो, ये जो पहले नंबर पे पढ़ाया, ये पढ़ाया 2, ये पढ़ाया 3, ये मैंने आपको प्रैक्टिकल आइडिया दिया है कि क्यों वेवलेंथ ज्यादा और फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। क्यों जब वेवलेंथ कम हो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, क्यों वेवलेंथ और कम हो फ्रीक्वेंसी और ज्यादा। अगर यहाँ पे आपको डाउट आ रहा, इमेजिन नहीं हो रहा, खाली याद नहीं करना है, इमेजिन अगर आपको ये नहीं हो रहा तो कल परसों वाले लाइव क्लास में आना, उसमें दोबारा से पूछना, मैं क्लास में आपको ये पढ़ाऊंगा। ठीक है यहाँ तक। अब मैंने ये बता दिया कि लेडीज की, अच्छा ये भी सवाल पेपर में आता है कि पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन, तो फ्रीक्वेंसी, या ऐसा सवाल भी आता है लेडीज वॉइस हैज हायर पिच बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। व्हाई? बिकॉज लेडीज वॉइस हैज हायर फ्रीक्वेंसी, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ज्यादा होती है। इतनी बात पता चल गई आपको। अब फ्रीक्वेंसी पढ़ दी, फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट पढ़ दिया। अब पढ़ते आगे ज्ञान की बातें। अगला पॉइंट, अगला यानी कि टॉपिक, टाइम पीरियड क्या होता है। ठीक है, देखो टाइम पीरियड क्या होता है। ये मैंने बनाई एक वेव, ये ठीक है, ये वेव बना दी। अब इस वेव में आप मुझे ये बताओ कि कलर, एक वेव कहां से शुरू होती है, यहां से शुरू होती है और यहां पे खत्म। तो कितना टाइम लगता है एक पूरे साइकिल को बनाने में, इसी को बोलते हैं वेवलेंथ, इसी को बोलते हैं टाइम पीरियड। अगर आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा फिजिक्स का पहला चैप्टर, तो उसमें आता है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टी इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ L/G। 2010 में मैंने 11th पढ़ी थी। आई स्टिल रिमेंबर दिस इक्वेशन, पहले चैप्टर में आप नहीं पढ़ा होगा। तो वो टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम का। ये है टाइम पीरियड, हाँ ये है टाइम पीरियड किसका, वेव का। तो वेव का टाइम पीरियड का मतलब होता है कितने टाइम में एक क्रस्ट और एक ट्रफ बनती है, दिस इज नोन एज वन टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड की डेफिनेशन तो अब मैं क्यों लिखूं, आप खुद ही लिखो। व्हाट इज टाइम पीरियड? इट इज टाइम टेकन बाय अ वेव, इट इज टाइम टेकन बाय अ वेव टू कंप्लीट वन साइकिल, टू कंप्लीट वन साइकिल। ठीक है ना। चलिए, अब हाँ, अगर किसी किताब में ऐसा भी लिखा होगा तो इट इज टाइम टेकन बाय वेव टू कंप्लीट वन वेवलेंथ, तो आप ये मत बोलिए कि मास्टर गलत पढ़ाए। अरे हम गलत नहीं पढ़ाए बच्चे लोगों, बाल सफेद कर दी पढ़ा पढ़ा के, अभी भी गलत पढ़ाएंगे का। तो मैंने आपको बोला था ना, जो साइकिल होती है वही वेवलेंथ होती है। यहां से लेके यहां तक एक साइकिल है, तो यही तो वेवलेंथ है। तो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, दिस इज नोन एज टाइम पीरियड। या टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेवलेंथ, दिस इज डेफिनेशन ऑफ टाइम पीरियड। या ऐसा भी आ सकता है, टाइम टेकन बाय अ वेव टू फॉर्म वन क्रस्ट एंड वन ट्रफ, बस ये भी टाइम पीरियड की डेफिनेशन होती है। और डेफिनेशन एग्जामिनर क्या क्या पूछ सकता है, टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल टू ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट और टू सक्सेसिव ट्रफ, ये भी टाइम पीरियड की डेफिनेशन हो सकती है। बट ये इतनी आएगी नहीं, कभी अगर कुछ आएगा तो यही पहले वाली चीज आएगी जो मैंने आपको पढ़ा दी। टाइम पीरियड के बाद एम्पलीट्यूड मैंने कल आपको पढ़ा दिया। अब आप क्या करो, एक नोट और लिख दो, नेक्स्ट नोट, नोट नंबर 3 है शायद। चलो, अब एक और चीज होती है फिजिक्स में जिसको बोलते हैं इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी की मैं आपको टेक्निकल डेफिनेशन बताता हूं होता क्या है। इंटेंसिटी का मतलब पता क्या होता है, देखो अगर आपने 11th या 12th क्लास में फिजिक्स पढ़ी है तो मैं आपको याद दिलाता हूं। याद आ रहा आपको, 1/E0 टाइम टोटल करंट थ्रेडिंग थ्रू अ सरफेस, गॉसेस थ्योरम, याद आ रहा। या आपको आ रहा होगा इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। या अगर ये कुछ याद नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, याद करो वो लम्हा जब मैंने आपको पढ़ाया था, जब मैंने आपको पढ़ाया था, जब मैंने आपको कैंडिला की डेफिनेशन पढ़ाई थी।
याद है ना कैंडेला की डेफिनेशन? तब मैंने आपको पढ़ाया था कि एक यूनिट मीटर स्क्वायर से कितनी अमाउंट ऑफ लाइट गुजरती है उसको बोलते हैं एक कैंडेला। अब इंटेंसिटी का मतलब होता है कि एक यूनिट मीटर स्क्वायर एरिया से कितनी साउंड एनर्जी गुजरती है, कितनी साउंड एनर्जी गुजरती है, उसको बोलते हैं फिजिक्स में इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इसको बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यहां इसको बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो नोट नंबर 3 में लिखो इंटेंसिटी क्या होती है। तो इंटेंसिटी की डेफिनेशन हमें नहीं लिखनी है, वो तो मैंने आपको बता दी, कभी पेपर में नहीं आएगी इंटेंसिटी क्या क्या डेफिनेशन क्या होती है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं इसको, क्या कि द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग ईच सेकंड थ्रू अ यूनिट एरिया। मैं डेफिनेशन लिखा देता हूं, क्या है इंटेंसिटी डेफिनेशन। अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी, अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग थ्रू यूनिट एरिया इन 1 सेकेंड, इसको बोलते हैं क्या, इंटेंसिटी। अब ये डेफिनेशन तो कभी पेपर में नहीं आती है, अगर डेफिनेशन नहीं आती तो काहे पढ़ाए हो, इस सवाल आ रहा होगा आपके जहन में। तो पढ़ाई इसलिए है कि पेपर में आता है व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी। तो एसआई यूनिट का क्या मतलब है, देखिए अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी, तो इसका एसआई यूनिट होता है, देखो साउंड एनर्जी है ना, तो इसका एसआई यूनिट होता है वाट। क्या होता है, वाट। पर यूनिट एरिया, तो एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट ऑफ इंटेंसिटी का भी होता है वाट पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है, वाट पर मीटर स्क्वायर। अब अगर आपके जहन में आ रहा होता होगा कि मास्टर जी वाट का होता, तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा वर्क, पावर एंड एनर्जी, तब मैं आपको पढ़ाऊंगा पावर का यूनिट हॉर्स पावर भी होता है, पावर का यूनिट वाट भी होता है, और पावर के और भी ढेर सारे यूनिट होते हैं, किलो वाट भी होता है, मेगा वाट भी होता है। तो ये चीजें हम वहां पे पढ़ेंगे। तो ऐसा यूनिट ऑफ इंटेंसिटी का क्या मतलब, क्या इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, वाट पर मीटर स्क्वायर। इतनी बातें पता चल गई आपको, ये आपको लिखना था एक नोट। अब हम आपके करते और ज्ञान की बातें, देखो अब जो मैं आपको चीजें पढ़ाने जा रहा हूं ना, ये प्योरली और प्योरली सिर्फ और सिर्फ आ सकती हैं सीडीएस के पेपर में, या आ सकती हैं सीजीएल के पेपर में, या आ सकती हैं एनडीए के पेपर में, या आ सकती हैं आईबी के पेपर में, या आ सकती हैं सीजीएल का एक पेपर होता है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, उनमें आ सकती हैं। अगर आप बच्चे कर रहे हो फोर्थ क्लास की तैयारी, तो फोर्थ क्लास के एग्जाम में अब मैं जो पढ़ाने वाला हूं कुछ दो चार नोट्स, ये कतई पेपर में नहीं आ सकते। अगर आप बच्चे पढ़ रहे हो जेके एसएसबी के किसी भी एग्जाम में, तो अभी मैं जो चीजें पढ़ाने वाला हूं ये कभी पेपर में नहीं आए हैं। मैंने ये बोला कभी पेपर में नहीं आए हैं, ये नहीं बोल रहा हूं कि नहीं आ सकते हैं। फोर्थ क्लास को छोड़ के बाकी किसी भी पेपर में ये आ सकते हैं। क्या, हेडिंग डालो इफेक्ट ऑफ ऐसे लिखते हैं इसको, इफेक्ट्स ऑफ सम पैरामीटर्स, इफेक्ट ऑफ सम पैरामीटर्स ऑन स्पीड ऑफ साउंड। क्या साउंड की स्पीड चेंज होती है, ये हमें पढ़ना, और ये बहुत बार पेपर में आए हैं कि साउंड की स्पीड कहां कहां होती है। इसमें लिखो पॉइंट नंबर 1, क्या, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का साउंड पे क्या असर पड़ता है, क्या असर पड़ता है, देखो ये तो आप सबको पता है कि जो साउंड होती है, इफेक्ट ऑफ सम पैरामीटर ऑन स्पीड ऑफ साउंड, जो साउंड होती है वो हवा से गुजरती है, और साउंड जो होती है ये सॉलिड से भी गुजरती है। मान लो ये मैंने हवा के ड्रॉप बनाए हैं, या कोई आयरन के ड्रॉप है, कुछ भी है ये वाले, ठीक है। अगर हम इनका टेम्परेचर बढ़ा दें,
तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये जो मॉलिक्यूल है ना ये दूर दूर भागेंगे, भागेंगे ना इधर उधर भागेंगे, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो जितना ये दूर दूर भागेंगे उतनी साउंड की स्पीड भी बढ़ती चली जाएगी। यानी कि पेपर में आएगा व्हाट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्पीड ऑफ साउंड। तो क्या स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगी, कम होगी, कांस्टेंट रहेगी, या कोई इफेक्ट नहीं होगा? तो आपको इसमें याद रखना है क्या, ऐसे याद रखना है, ऐसे 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 ऐसे, स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन, स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन 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 टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतनी साउंड ऑफ स्पीड भी क्या होगी, ज्यादा। साइंटिफिकली इसको लिखते हैं ऐसे, स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैं आपको बताता, कम से कम 1 घंटा में लगाता, 1 आवर लगाता मैं आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समझाने में। बट उसके लिए कंडीशन है कि आप मेरे सामने होते, क्योंकि मैं आपके एक्सप्रेशन देख के उसके मुताबिक बोलता चीजों को। यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मैं एक ही सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। हमारे घर पे होता है ना स्टेपलाइजर। तो जितना हम उसको बढ़ाते हैं, 1 2 3 4 5, जब 3 से 4 पे जाएगा तो बल्ब की लाइट क्या होगी, तेज। 4 से 5 पे जाएगा तो बल्ब की लाइट क्या होगी, और तेज। 5 से 6 जाएगा तो बल्ब की लाइट क्या होगी, और तेज। यानी कि जब एक चीज के बढ़ाने से दूसरी चीज बढ़े, इस चीज को फिजिक्स में बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये एक साइन भी होता है, इसको अल्फा बोलते हैं, ये ऐसे साइन करा दिया, ठीक है ना। यानी कि स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। इसका मतलब होता है टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो साउंड की स्पीड भी क्या होगी, इंक्रीज। और फिजिक्स में इसको मैथमेटिकली लिखते हैं, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर ज्यादा उतनी स्पीड भी क्या होगी, ज्यादा। ये एक पॉइंट पढ़ दिया। अब हम पढ़ते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या फर्क पड़ता है, किस पे, किस पे, किस पे। हाँ, इधर ये कलर मुझे दिखता खुद, मुझे खुद हो गया कलर ब्लाइंडनेस। चलो, इफेक्ट ऑफ प्रेशर सुनना। अगर टेम्परेचर रहे कांस्टेंट, क्या क्या क्या, इफ टेम्परेचर remains constant, if temperature remains constant, then 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 there is no effect, there is no effect of pressure, then there is no effect of pressure on speed of sound। थोड़ा मेरा राइटिंग गंदा है, इसको मैनेज कर लेना। और मैं एक बात बताऊं, ये साइंटिफिकली बात प्रूव्ड है कि जिन लोगों का राइटिंग गंदा होता है वो पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। चलो, ठीक है ना। अब ये मत सोचना कि मास्टर तारीफ करा तो कर दो रहा हूं मैं, यही तो इनडायरेक्टली यही तो कहना था मुझे। जिन लोगों का राइटिंग गंदा होता है वो पढ़ने में बहुत तेज होते हैं, और जिनका राइटिंग अच्छा होता है वो पढ़ने में अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि वो भी राइटिंग ही बनाते रहते हैं, पढ़ते कहाँ हैं। तो अब मैंने राइटिंग अभी बनाई नहीं है तो मैंने पढ़ी है चीजें। चलो, यानी कि इफ टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट देन देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तब प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, किस पे, स्पीड ऑफ साउंड पे। अब आपके जहन में एक सवाल आता होगा कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कोई इफेक्ट नहीं है, बट अगर टेम्परेचर वेरी करेगा तब क्या होगा। तो तब मैंने बता दिया ना, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो साउंड की स्पीड बढ़ेगी, अगर टेम्परेचर कम होगा तो साउंड की स्पीड भी क्या होगी, कम होगी। तो बता दिए ऊपर, दो नोट हो गए। अब बताते हम आपको तीसरा नोट, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का क्या इफेक्ट है, आजकल पता ना आपको, जम्मू में ह्यूमिडिटी चल रही, पसीना आ रहा, फाउंडेशन मेल्ट हो रही। तो अच्छा, चलो फाउंडेशन का आप पता बेहतर आपको। हाँ, इसमें सिर्फ ये बात लिख दो कि इन ह्यूमिड एयर,
जो ह्यूमिडिटी वाली एयर होती है ना, इन ह्यूमिड एयर velocity of sound increases. In humid air velocity of sound increases as compared to dry air. बस ये बात याद रखना, जो ह्यूमिडिटी वाली हवा होती है ना, उसमें साउंड की स्पीड ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ड्राई एयर, ड्राई एयर में जरा कम होती है। अब इसका लॉजिक अभी मत पूछिएगा, ये हम टाइम के साथ साथ जब आपका मैं साइंटिफिक माइंड बना दूंगा अच्छे से, तब मैं आपको बताऊंगा कि ह्यूमिड एयर में क्यों ज्यादा होती है, फिर मैं आपको बताऊंगा डेंसिटी ज्यादा किसकी होती है, तो बात करेंगे हम आगे क्लाइमेक्स में। बस ये जरा इतना ही है। अब मैंने सिर्फ ये 1, 2 और 3, ये 3 पॉइंट मैंने बोले थे इन एग्जाम के लिए जरूरी है, सीडीएस, सीजीएल, एनडीए, आईबी और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। आईबी का पेपर तो ऐसी चीजें पूछता है जो बाकी कोई भी एग्जाम नहीं पूछता है, मुझे याद है। बाकी सारे पेपर पूछते हैं कि ये नोबेल प्राइज किसको मिला, फलाना किसको मिला, ढिमका किसको मिला, इसमें किसको मिला, उसमें किसको मिला। आईबी पूछता है कि जिस दिन नोबेल प्राइज बना था उस दिन से लेके आज दिन तक कितने दिए गए हैं, ये लेवल होता है एग्जामिनर का। आईबी का पेपर 2018 का मैंने देखा था, उसमें ये पूछा गया था कि बताओ टोटल नंबर ऑफ नोबेल प्राइज आज तक कितने दिए गए हैं। तो ऐसी ऐसी चीजें, ये बड़ी डिफिकल्ट चीजें पूछता है आईबी वाला। तो अब हम चलते हैं आगे, नोट लिखते हैं। ये नोट तो सारे बच्चे लिखना, जो बच्चा 4th क्लास के लिए तैयारी कर रहा है वो तो इन चीजों को पल्ले बांध लो, ये चीजें आती ही इन एग्जाम में जो मैं अब पढ़ाने जा रहा हूं। क्या नोट नंबर 1, क्या है नोट नंबर 1? तो नोट नंबर 1 में लिखो, स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड। स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड। सॉलिड में साउंड की स्पीड क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। आप इसका तजुर्बा कर सकते हो, अगर आप अभी बेड पे बैठे हो तो अपना एक कान, क्या करो, बेड पे बैठे होगी अभी, अगर आप अगर बेड पे बैठे हो तो थोड़ा मुश्किल, अगर टेबल पे बैठे हो तो ज्यादा अच्छी बात है। अपना एक कान टेबल के ऊपर रखो और दूसरी साइड से, नीचे वाली साइड से टेबल को नॉक करो, यानी कि आप ये हो, ये आप लंबे लंबे लेटे हो टेबल के ऊपर, ये आपके हाथ हैं और ये टांगे हैं, ठीक है। ये कान टेबल के ऊपर रखो और नीचे वाली साइड से टेबल को नॉक करो। देखो आप थोड़ा सा नॉक करोगे आपको बहुत ज्यादा आवाज आएगी। तो स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड, ठीक है ना। स्कूल में जब बेल बजाते थे तो वो बेल भी सॉलिड होती थी ना, इसके ऊपर हथौड़ा मारते थे, टन 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 टन, पहला पीरियड लग गया, दूसरा पीरियड लग गया, तीसरा पीरियड लग गया, बोर्ड पे ऐसे निशान मारते थे, तीसरा पीरियड, चौथा पीरियड, पांचवा पीरियड। तो स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड। अगर पेपर में आएगा कि सॉलिड में किस में स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा होती है, तो सबसे ज्यादा होती है एल्यूमिनियम में। किसमें होती है? एल्यूमिनियम। स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड, और सॉलिड में किस में? एल्यूमिनियम में, ठीक है। बस इतना याद रखना है। नोट नंबर 2, स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड। सॉलिड के बाद स्पीड ऑफ साउंड किस में ज्यादा होती है? यहां पे लिख दो देन, यानी कि देन आफ्टर सॉलिड। सॉलिड के बाद साउंड ऑफ स्पीड किस में तेज होती है? लिक्विड में। दूसरे नंबर पे लिक्विड। अब लिक्विड में कौन से वाले लिक्विड में? तो लिक्विड में होती है सी वाटर में। अब सी वाटर में ही क्यों होती है? क्योंकि सी वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है, उसमें साल्ट्स होते हैं ना, उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, तो सी वाटर में ज्यादा। तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा होती किसमें? सॉलिड में, उससे कम होती लिक्विड में। देन आफ्टर लिक्विड स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन किसमें? गैस। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हो आप, स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड, सॉलिड के बाद दूसरे नंबर पे लिक्विड, और लिक्विड के बाद तीसरे नंबर पे किसमें? गैस। अब अगर हम बात करें गैस में, तो सबसे ज्यादा किस में होती है? हाइड्रोजन में। किस में होती है? हाइड्रोजन में। जब मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री के मैं आपको पूरे 118 एलिमेंट टिप पे याद करा दूंगा पूरे। आपको जैसे को पूछेगा एल्युमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है, तो आप सीधा बोलोगे 35.5।
सीधा इवन के विद पॉइंट्स मैं आपको पढ़ा याद करवा दूंगा, बेहतरीन ट्रिक्स हैं। हाइड्रोजन को बोला जाता है वग्र एलिमेंट। वग्र का मतलब होता है आवारा एलिमेंट। तो कौन से एलिमेंट को आवारा एलिमेंट बोलते हैं? हाइड्रोजन को। वग्र का मतलब होता है आवारा। अब आवारा काहे बोलते हैं इसको हम पढ़ाएंगे केमिस्ट्री में। तो हाइड्रोजन गैस जो है इसमें सबसे ज्यादा होती, उसके बाद जो बाकी गैस नहीं है कि हीलियम, एयर, ऑक्सीजन, सल्फर वगैरह उसके बाद इनमें होती है। तो बस ये बातें आप फोर्थ क्लास एग्जाम के लिए और बाकी छोटे मोटे, हाँ पंचायत अकाउंटेंट में भी शायद वेव टॉपिक है तो उसके लिए भी। स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड। सॉलिड में किस में? अल्युमिनियम में। और उसके बाद लिक्विड, लिक्विड में किस में? सी वाटर में। लिक्विड के बाद किस में? गैसेस में। और गैसेस में कौन सी गैस में? हाइड्रोजन। ठीक है। एक बात, कभी कभार आप में से ज्यादा ऐसा होता तो नहीं है, हार्डली कोई एक आध बच्चा बोलता सर आपने ये पढ़ाया था और गूगल में ये लिखा हुआ है। तो आप पहले, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आपका मास्टर ज्यादा बढ़िया है कि गूगल बढ़िया है? कौन बढ़िया है? मास्टर बढ़िया है। और दूसरी बात मुझे ये बताओ कि आपको जेकेएसएसबी, एसएससी, सीडीएस, एनडीए का पेपर देना है या गूगल का पेपर देना है? एक बार गूगल में लिखा हुआ था कि टर्न राइट, और राइट में बहुत बड़ी खाई थी और लेफ्ट साइड में बढ़िया रोड थी। तो आप मुझे बताओ, गूगल की तरफ जाओगे तो फिर अभी यहां नहीं होते बंदे। गूगल में कौन चीजें अपलोड करता है? मेरे आप जैसे लोग। तो गूगल में अपलोड की हुई चीजें ऑथेंटिक नहीं होती हैं। मैं ये नहीं बोलता हूं कि गलत ही होती हैं, कभी कभार ऐसे भी कोई बंदा कर देता। अगर अच्छा, एक मिनट मैं आपको बताता हूं। आप गूगल में लिखो लेंथ ऑफ इंडस रिवर, लेंथ ऑफ इंडस रिवर, एक जगह पे आपको इसका आंसर आएगा 2880 किलोमीटर। एक जगह पे आपको इसका आंसर आएगा 960 किलोमीटर। एक जगह इसका आंसर आएगा 1114 किलोमीटर। तो अब आप मुझे बताओ किसकी मां को मासी बोलना है? इसको मानना है, इसको मानना है, इसको मानना है। तो इन चीजों को क्लियर करने के लिए होता है ना मास्टर। तो ज्योग्राफी में आपको बताऊंगा कौन सा रियल है इसमें। सारे रियल हैं, बट डिपेंड करता है सिचुएशन पे। ठीक है। तो वो गूगल शुगर वाली बातों को मत लाया करो, हम नहीं मानते गूगल को। सबसे ज्यादा स्पीड सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैसेस में, और सॉलिड में अल्युमिनियम में, लिक्विड में सी वाटर में, और इसमें इतनी बातें पता चल गई आपको। अब चलते जरा और आगे ज्ञान की बातें करते हैं। चलो, अब आज से आपका इकोनॉमी भी शुरू होने वाला है, तो आज इसको इतना ही रखते हैं। और मैं आपको एक होमवर्क भी देता हूं, घर के लिए काम। आप गूगल पे कोई बुक है आपके पास तो उसमें आप पढ़ो इको क्या होता है। क्या पढ़ो? इको क्या होता है। एको के बाद आप पढ़ो रेवर्बरेशन क्या होता है। अगर इको का मतलब होता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, तो फिर रेवर्बरेशन का मतलब क्या होता है? क्योंकि रेवर्बरेशन की डेफिनेशन भी होती है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, और इको की डेफिनेशन भी होती है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इन दोनों के बारे में डिफरेंस पढ़ना। लाइव क्लासेस में भी हम ये डिस्कस करेंगे, और अगले लेक्चर में मैं आपको ये पढ़ाऊंगा। उसके बाद में बताऊंगा इको कैसे बनता है, और उसके बाद वेव्स के बारे में कुछ बेसिक चीजें पढ़ेंगे। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा रेंज ऑफ हेयरिंग क्या होता है। उसके बाद फिर मैं आपको अल्ट्रासोनिक वेव पढ़ाऊंगा। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे, और फिर देखेंगे और क्या क्या रहता है, ये चीजें पढ़ेंगे। तो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।